नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज आदर्श हिंदू होटल का 14वां भाग सुनाने जा रहे हैं। लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। होटल से खाना वाना निपटाकर हजारी बाहर निकला। मोड़ की दुकान से 1 पैसे की बीड़ी खरीदकर सुलगाई और चूर्णी के किनारे अपनी चिर परिचित जगह पर बैठ गया। आज उसके मन में बहुत आनंद है। राधा वल्लभ जागृत देवता हैं। उन्होंने उसे ऐसे दिन भी दिखाए। आज सवेरे जब वह घर से बाहर निकला था तो क्या उसने सोचा था कि यह तो सपने का भी सपना है। चोर कहकर बदनामी करके जिन लोगों ने उसे निकाल दिया, आज उन्हीं ने अपने आप नौकरी पर बहाल किया। इससे बड़ा सुख क्या होगा। अब वह किसी दिन गोपाल नगर जाकर कुंडुओं के यहाँ से अपने कपड़ों की पोटली ले आएगा। पिछले महीने की तनख्वाह बाकी है। दे दे तो अच्छा, ना दे तो क्या किया जा सकता है। आज जरा रात रहते ही उठने की वजह से नींद अच्छी नहीं आई। उस पर बहुत दिनों से के बाद होटल की मशक्क़त और 5 कोस पैदल चलकर रानाघाट आने की वजह से हजारी का शरीर थका हुआ था। पेड़ के नीचे की छाँव में जाने कब उसे नींद आ गई और जब नींद खुली तो सूरज की ओर देखकर उसने जाना कि 4 बज गए। कुछ देर बाद उसने कुसुम के घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुसुम ने खुद ही आकर दरवाज़ा खोला और हजारी को देखकर अवाक होकर बोली, ताऊ जी कहाँ से आए? आइए आइए। झुककर उसने हजारी के पैरों की धूल ली। हजारी ने हंसते हुए कहा, कल्याण हो बेटी, लड़के बच्चे सब भले चंगे हैं ना? तू कितनी दुबली हो गई रे। तुम्हारे काका से सुना था तुम्हारी बीमारी के बारे में। कुसुम ने उसे घर के अंदर ले जाकर जमीन पर दरी बिछाकर बैठाया। फिर कहा, डर की कोई बात नहीं ताऊ जी, मैं जल्द मरने वाली नहीं हूँ। आप जब से गए हैं फिर कोई खबर भी नहीं मिली। जानते हैं ताऊ जी, बीमारी में मुझे आपकी बहुत याद आई। अगर मर जाती तो आपसे मुलाकात कैसे होती। छी छी बेटी, ऐसी बात ना करो। आप इतने दिनों बाद तक कहाँ थे? कहाँ से आए आज? एंडोशाला से। कुसुम घबराकर बोली, पैदल ही आए हैं शायद, खाना वाना नहीं खाया। हजारी ने हंसकर कहा, घबराओ नहीं बेटी, सब बताता हूँ। सवेरे एंडोशाला से निकला था, सोचा चलूँ एक बार रानाघाट, तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई। रेल बाजार में जैसे ही बाबू के होटल में मिलने गया वैसे ही उन्होंने मुझे काम पर बहाल कर लिया। वहाँ का काम धंधा निपटाकर चूर्णी के किनारे टहलकर चला आ रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर आपको बुलाकर बहाल कर लिया? तब क्या झूठ मूठ चोरी का इल्ज़ाम लगाया था पद्दो ने? पद्दो है वही है, जाएगी कहाँ, ऐसी वैसी है, खूब है। और फिर जरा अभिमान से स्वर में बोला, अरे मुझे रखे बिना होटल नहीं चल रहा था। ग्राहक तो आधे से ज़्यादा टूट गए, सब बाडूजे के होटल में चले जा रहे हैं। कुसुम अवाक होकर थोड़ी देर खड़ी रही, फिर अचानक परेशान होकर बोली, जरा बैठिए ताऊ जी, मैं अभी आई। नहीं नहीं सुनो, अभी खाने पीने का झंझट मत करना, आप बैठिए तो मैं अभी आती हूँ। और जरा देर में कुसुम एक कटोरे में गर्म दूध और एक रकाबी में 2 बर्फी संदेश ले आई। उसे हजारी के सामने रखकर कहा, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। यही तो तुम लोग की खराबी है, मान ना करने पर भी सुनती नहीं हो। कुसुम ने हंसते हुए चेहरे से कहा, बात जरा देर से सुनूंगी। दूध सारा पी जाइए, बढ़िया दूध है, अपनी गाय का, गाढ़ा ओटाया हुआ, दोपहर से आँच पर बैठाया हुआ था। पान बनाकर हजारी को देती हुई कुसुम बोली, ताऊ जी होटल अच्छा चल रहा है ना? बुरा तो नहीं लगता, अच्छा खासा अच्छा लगेगा, लेकिन क्या सोच रहा हूँ जानती हो बेटी? इस रेल बाजार में एक और होटल मज़े में चल सकता है। सिर्फ मज़े में नहीं चल सकता ताऊ जी, खूब अच्छी तरह से चल सकता है। आप अपने नाम से होटल खोलेंगे तो सारे होटल फीके पड़ जाएंगे। क्या तुम ऐसा समझती हो बेटी? हाँ, मैं ऐसा ही समझती हूँ, आप होटल खोलिए ना। कल ही एक और आदमी ने यह बात कही थी। तुम्हारी तरह वह भी मेरी एक और बेटी है, हमारे ही गाँव की। कौन ताऊ जी? हरी बाबू की बेटी अत्सी, वह टेम्पी की सहेली है, दोनों में बड़ा अपनापा है। वह कल मुझसे कह रही थी, हमारे यहाँ के बाबू की लड़की, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। उम्र क्या है? अरे थोड़े दिन पहले ही गांव में आई है, तुम देखती कैसे? 16-17 साल की है, बड़ी अच्छी लड़की है। जब सभी लोग कह रहे हैं तो ऐसा कीजिए ना, रुपए मैं दूंगी। अत्सी ने भी कहा है, दोनों से रुपए लेकर शान से होटल खोलूँगा, लेकिन डर लगता है कि तुम्हारी जमा पूंजी लेने के बाद अगर कहीं घाटा लगा तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का। अत्सी तो फिर भी बड़े घर की बेटी है, उसके 200 रुपये डूब भी जाएंगे तो कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। नहीं, आपको मेरे भी रुपए लगाने होंगे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं तुम दोनों ही के रुपए लूँगा। ठहरो, मैं कल ही जगह तलाश करता हूँ, लेकिन अगर रुपए डूब जाए तो मुझे दोष मत देना बेटी। ताऊ जी मैं कहती हूँ ना, आप होटल खोलेंगे तो रुपए डूबेंगे नहीं। फिर भी अगर डूब जाए तो क्या होगा, मैं आपको दोष नहीं दूंगी। चलते वक्त कुसुम ने कहा, ताऊ जी मैं सोच रही हूँ कि परसों संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा सुनूँ। रात में आप यहीं प्रसाद पर। यह कैसे होगा बेटी?
मुझे तो रात 12 बजे से पहले छुट्टी ही ना मिलेगी। तब अगले दिन दोपहर को आप 1 बजे आइएगा, मैं पूरी बना कर रखूँगी। आप तरकारी बना लीजिएगा, बात पक्की रही। लेकिन आपको आना ज़रूर पड़ेगा ताऊ जी। होटल से में लौटकर उसने बड़े देग में खाना चढ़ा दिया। बंशी ठाकुर अभी तक नहीं है। हजारी बड़ी खुशी से चारों तरफ देखने लगा। वही परिचित पुराना रसोई घर, यहाँ तक कि एक पुराने लोहे की खंती जिसे 5 महीने पहले उसने टीटन की छाजन में खोस दिया था, अब भी जंग लगी उसी हालत में ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। वही बंशी, वही रतन, वही पद्दो दीदी। बंशी अंदर आया। हजारी ने कहा, आज पपीता काट दो बंशी, बहुत दिनों के बाद आज जरा पपीते की तरकारी मन से बनाऊं। एक ही दिन में बाडूजे के होटल को पछाड़ दूंगा। गद्दी घर में पद्दो मेहरी की आवाज़ सुनकर बंसी ने कहा, अरे पद्दो दीदी जरा सुनना। ओ पद्दो दीदी। पद्दो मेहरी 3rd क्लास के खाने वाले कमरे से होकर रसोई घर में आई और बोली, क्या है? बंसी ने कहा, इस वक्त खाना क्या बनेगा दीदी? हजारी पपीते की बढ़िया तरकारी बनाने को कह रहा है। पद्दो मेहरी ने कहा, नहीं, पपीता कल बनेगा, आज इस वक्त विलायती कुमड़ा बनेगा और बारीक कटी मछली का झोल बना लो। सवेरे झींगा मछली का भाव 7 आने शेर था, देखूँ इस वक्त कौन मछली मिलती है। हजारी ने कहा, ओ पद्दो दीदी, आज थोड़ा मांस बनवाइए ना। अब तक पद्दो मेहरी ने सीधे सीधे हजारी से बात नहीं की थी। दिन भर में यही पहली बार उसकी ओर देखकर कहा, मांस बुधवार को बन चुका है, आज नहीं बनेगा, फिर शनिवार को बनेगा। पद्दो मेहरी ने उससे बात की। इससे हजारी पुलकित हो गया और पुलक का पहला क्षण बीतते ना बीतते उसे एकदम विस्मित और चकित करती हुई पद्दो मेहरी ने पूछा, इतने दिनों तक कहाँ थे ठाकुर? हजारी ने आग्रहपूर्वक कहा, मेरे बारे में पूछ रही हो दीदी? हाँ, गोपाल नगर में कुंडू बाबू के यहाँ मैं छुट्टी लेकर आया था। उसके बाद आज घूमने के लिए राना घाट आया था, सो बाबू ने कहा तो। ओह अच्छा, ठीक है, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, यहाँ का सामान बाहर नहीं ले जा सकोगे। बाबू ने यह सब बंद कर दिया है, जो खा सकते हो यहीं खाओ, समझे? नहीं पद्दो दीदी, बाहर क्यों ले जाऊँगा? तुम्हारी वही कुसुम कैसी है, उससे मिलने नहीं गई है? पद्दो की आवाज़ में थोड़ा विद्रूप और श्लेष का भाव था। हजारी ने लज्जित और अप्रतिम होकर जवाब दिया, कुसुम, हाँ कुसुम अच्छी है। पद्दो मेहरी दूसरी और मुंह फिराकर शायद हंसी, कम से कम हजारी को तो ऐसा ही लगा। पद्दो मेहरी के जाते ही बंसी ने कहा, चलो नौकरी तो तुम्हारी पक्की हो गई हजारी भैया। ऐसा लगता है कि दोपहर में लोगों के चले जाने के बाद मालिक मालकिन में सलाह मशविरा हुआ, चलो एक चिल्लम भरी जाए। हजारी हंसा, यह सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन पद्दो मेहरी ने इसके बीच फिर कुसुम की बात क्यों उठाई? बहुत छोटा मन है उसका, छी। इतने में फिर हजारी ने बंसी से पूछा, आजकल रात में चटनी बनती है? रोज नहीं, अभी नींबू सस्ता है तो नींबू दिया जाता है, 1 पैसे में 6-7 नींबू आ जाते हैं। मुझे तो कुछ कर दिखाना होगा, मैं सोच रहा हूँ बड़ी की खटाई बना दूँ। तुम्हारे और मेरे सोचने से क्या होगा? पद्दो दीदी पास करेगी तब ना कुछ बनेगा। यहाँ का सारा आइन कानून भूल गए? हजारी हो करके हंस पड़ा। बोला, बंशी जरा चाय बनाकर क्यों ना पी ली जाए, है इंतजाम? बंसी बोला, हाँ हाँ, चाय पियोगे? मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। दाल चढ़ाकर करछुल से गर्म पानी इस लोटे में निकाल लेते हूँ, चीनी है ये, चाय ले आता हूँ। पिछले साल हम लोग किस तरह चाय पीते थे याद है ना? आदि का रस भी डाल दूंगा। आधे घंटे के अंदर हजारी और बंसी कलई वाली कटोरियों में खुशी खुशी चाय पी रहे थे। भूत की तरह खटने के बाद यही आनंद क्या कम है? हजारी टकटकी लगाकर आग की ओर देखता हुआ चिंता भरे स्वर में बोला, जहाँ जिसका मन टके समझे बंसी। गोपाल नगर में शाम के वक्त उन लोगों के मंदिर में भगवान का भोग लगता था। उसमें संदेश, कटे हुए फल, भिगोई हुई मूंग की दाल मुझे खाने को देते थे। चाय मैं चूल्हे पर खुद बना लेता था, लेकिन उसमें क्या ऐसा मज़ा था? रसोई घर में अकेला बैठकर चाय पीता और खाना खाता था। मन हाय हाय करता था, खाकर भी खाने का सुख नहीं था। आज सिर्फ चाय पी रहा हूँ, लेकिन वही कितनी मीठी लग रही है। रात हो गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी गाड़ी की आवाज़ सुनकर हजारी ने कहा, अरे बंसी, कृष्णा नगर वाली गाड़ी आ गई, दाल में कटी मछली डाल दो। इसी समय खाने के कमरे से गोबरा की आवाज़ आई, 3rd क्लास 2 थाली। उत्तेजना से हजारी का सारा शरीर जाने कैसा उठा। काम की कैसी भीड़ है, लोगों का कैसा शोरगुल, कैसी व्यस्तता, इसी में तो मज़ा है। इसके बदले गोपाल नगर जैसे देहाती गांव में कुंडुओं के पुराने ज़माने के बहुत बड़े और सन्नाटे भरे घर के सुनसान रसोई घर के कोने में बैठकर लकड़ियां गिनते गिनते और पीछे वाले बगीचे के बड़े से इमली के चमगादड़ लटके डाल पत्तों की ओर देखते देखते रसोई बनाना, यह क्या उससे हो पाता? वह ठहरा शहर का आदमी। संक्रांति के अगले दिन 12:30 बजे के लगभग वह कुसुम के घर न्योता खाने गया। बंशी ठाकुर से कहकर उस दिन जरा जल्दी होटल से निकल गया। कुसुम ग्वाल घर के में नए चूल्हे पर अलग से गोभी की मसालेदार सब्जी बना रही थी। केले के एक पत्ते पर थोड़ा सा बैगन भाजा और एक पतलौटी में चने की दाल। सारा काम शुद्धता से करना पड़ रहा था।
इसलिए पतलौटी और केले के पत्ते वगैरह का इंतजाम है। यह देखकर मनी मन हजारी हंसता हुआ सोचा, कुसुम का कारोबार देखो, रहता तो होटल में हूँ, जाने कितनी छुआछूत हो जाती है, और यहाँ नहा धुलाकर कपड़ा पहनाकर गुरु ठाकुर की तरह जतन से खाना बनाने बैठी है। कुसुम ने जरा शर्मीली हंसी हंसकर बोला, ताऊ जी अभी हुआ नहीं, थोड़ी देर है, लेकिन तरकारियाँ मैंने सब बना दी, आप सिर्फ बैठकर खाएंगे। हजारी ने बोला, तरकारी क्यों बना दी? ऐसी बात तो तय नहीं हुई थी, मैं तुम्हारी बनाई तरकारी क्यों खाऊं? ताऊ जी आप मुझे हरा नहीं सकेंगे, मैंने किसी तरकारी में नमक नहीं डाला है। बिना नमक की चीज़ खाने में आपको क्या ऐतराज़ हो सकता है? मैंने सोचा जाने कितनी अबेर हो, अगर आप आकर तरकारी बनाने बैठेंगे आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। पूरियाँ तलने में क्या झंझट है, देर तो तरकारी बनाने में होती है, इसी से मैंने बना दी। नमक नहीं डाला? तुम तो खूब हो बेटी, अपने घर अलौनी तरकारी खिलाओगी। अरे क्या ग्वाले की बेटी होकर आपको अपने हाथ की तरकारी खिलाकर आपकी जात लूँगी? इससे मुझे नरक नहीं जाना होगा। हजारी हंसने लगा, बोला, लाओ मैदा तब गूंद लूँ। सब ठीक है ताऊ जी, आपको कुछ भी ना करना पड़ेगा, ना हो लोइयाँ बनाकर पूरियाँ बेल दीजिए, गोभी होते ही चटनी बना दूंगी, उसके बाद गरम गरम पूरियाँ सेक कर दूंगी। उसमें क्या है ताऊ जी? वह क्या है? शरीर पर पड़ी हुई चादर के अंदर से शॉल पत्ते का एक दोना निकालकर हजारी ने थोड़ी दुविधा के साथ कहा, नए गुड़ का संदेश है, आज 1 तारीख को पिछले महीने की तनख्वाह मिली थी ना, इसलिए थोड़ा बच्चों के लिए ले आया। कुसुम ने नाराज होकर कहा, यह आपका बड़ा अन्याय है ताऊ जी, अभी तो आपको नौकरी मिली है, तनख्वाह मिली है, पैसा खर्च करके मेरे लिए संदेश खरीदे बिना आपका काम ना चल रहा था? हजारी ने अपराधी की तरह संकोच के साथ शाल पत्ते का दोना दरवाजे के पास रखते हुए बोला, बेटी क्या मेरी इच्छा नहीं होती तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? हजारी के रंगढंग देखकर कुसुम को हंसी आ गई, लेकिन हंसी को दबाकर उसने बोला, नहीं मैं नाराज तो बहुत हो गई, हाथ में पैसा आते ही आप खर्च करने लगे। हजारी अप्रतिम होकर चुपचाप बैठा रहा। अच्छा आइए, इधर आइए, आसन पर बैठकर लोइयाँ बना दीजिए। माँ किसको इस तरह डांट रही है देखने के लिए कुसुम के बच्चे जैसे ही आए, हजारी ने दोनों को थोड़ा थोड़ा संदेश निकाल कर दिया। फिर कुसुम ने पूछा, अच्छा ताऊ जी होटल कब से खोल रहे हैं? गोपाल खोश की तंबाकू की दुकान के पास वाले मकान को 9 रुपया किराया बतला रहे हैं, वही मकान देखा है होटल के लिए। कब खोल रहे हैं? अगले महीने खोलूंगी, रुपए दोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। हजारी खाने बैठा। कुसुम पास बैठकर कभी पूरी कभी तरकारी देती हुई बोली, आप तरकारी में ज़्यादा नमक खाते हैं, खाना बहुत बढ़िया बना है बेटी, रहने दीजिए, आप जैसा कहाँ होगा। जिस दिन मैं होटल खोलूँगा उस दिन अपने हाथ से बनाकर तुम्हें खिलाऊँगा। नहीं यह सब मैं आपको नहीं करने दूँगी, सोच समझ कर काम करना होगा। रुपए लेकर आप इस तरह उड़ा देंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम तो मुझे पहचानती हो, आप मेरे लिए एक पैसा नहीं खर्च करेंगे, मैं कह ही देती हूँ, नहीं तो मैं सचमुच आपसे बोलचाल बंद कर दूँगी।